हेलो। हाँ दीदी, मुझे तो मीटिंग का लिंक भेजिए। अ, अरे हितेश भाई, आपको मैंने व्हाट्सएप किया है। कब किया? दोबारा। अभी जस्ट आया। हाँ, नहीं नहीं, आया आया। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। जी, मिलते हैं। नमस्ते। अ, नमस्ते। नमस्ते जी। सभी का स्वागत है। गिव मी 1 मिनट। हम बस एक ही मिनट में शुरू करेंगे। जी हितेश भाई, स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। दीदी, आपका राजकोट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। बहुत ही बढ़िया था। हाँ हाँ, सही में आप अच्छा करते हैं एक्सप्लोर। जी, हितेश भाई भी राजकोट में ही रहते हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। चलिए, हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं, शुरू करेंगे। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव। गहरी लंबी सांसें लेकर शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम और सभी का स्वागत है। यस हितेश भाई, शुरू करने से पहले, अभी सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, तो इसके लिए कुछ कॉमन सजेशंस मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से, जैसे गर्मियों में आपने बताया था कि हमने प्रोटेक्ट करना चाहिए पेड़ पौधों को, तो उसी तरीके से अभी हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पेड़ पौधों को। देखिए, सर्दी के मौसम में एक तो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि सर्दी के मौसम में भी जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ पौधों को पानी की मात्रा सफिशिएंट जरूरत होती है। और जहाँ पर ज्यादा ठंडी पड़ती है या फिर जहाँ पर ओस गिरती है या फिर जहाँ पर रात को अचानक से टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो ऐसी जो जगह है वहां पर आप रात को पानी पिलाइए पौधों को। क्योंकि अगर आपने पौधे को पानी पिलाया होगा तो पौधे को जो है वो ठंड कम लगेगी और उसको जो नुकसान होता है वो नुकसान नहीं होगा। दूसरा, जहां जहां पर भी ज्यादा ओस गिरती है वहां पर सर्दी के मौसम में खास करके फंगल इन्फेक्शन जो है उनकी मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। तो उनके लिए आप जो है वो राख का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा लहसुन और प्याज का जो उकाड़ा है, या और लहसुन या प्याज को जो है 2-3 दिन पानी में रख के फिर उसका स्प्रे कीजिए। इसके अलावा जो बनाना के छिलके हैं उनको 4 या 5 दिन पानी में भिगा कर उनका स्प्रे कीजिए। तो उनको पोटास जो है मिलेगा, सल्फर मिलेगा, तो उसकी वजह से जो ठंड लगती है पौधों को, या फिर पौधों के अंदर जो बर्फ जमने का, सेल में बर्फ जमने का जो प्रोसेस होता है
वो महदंश से हम लोग उसको रोक सकते हैं। दूसरा, सर्दी का मौसम है तो नाइट्रोजन थोड़ा कम होगा, तो अगर हो सके तो थोड़े नाइट्रोजन वाले जितने भी इनपुट्स है या फिर नाइट्रोजन वाले लिक्विड मैन्योर है वो आप देना चालू कीजिए। इसके अलावा अभी जो मल्च कर रहे हैं, तो मल्च के अंदर आप क्या कीजिए कि आपका जितना भी हरा कचरा निकल रहा है, मतलब कि कुकिंग वाला नहीं है, कुकिंग के बिना का जो भी मतलब के छिलके निकल रहे हैं या फ्रूट की छाल निकल रही है, तो उसको सीधा आप मल्चिंग के नीचे दबाना चालू कीजिए। तो उससे भी सफिशिएंट मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा और फूड की आपूर्ति हो जाएगी। सर्दी है तो कीड़े भी कम आएंगे, इसके अलावा जो है वो बैड स्मेल भी नहीं आएगी, और फटाफट जो है वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा सर्दी के मौसम के जितने भी सैंपलिंग अभी किसी ने नहीं बनाए हैं, तो वो सैंपलिंग बना लीजिए या फिर तैयार पौधे लेके अभी सोइंग कर दीजिए। और सोइंग करने में खास ये ध्यान रखिए कि सर्दी के मौसम में गाजर है, मूली है, बीट रूट है, ऐसी काफी चीजें होती है जो शॉर्ट टाइम पीरियड वाली चीजें हैं, तो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर 10-12 दिन में डालते जाइए, ताकि एक साथ कोई बड़ा हार्वेस्टिंग ना आ जाए। और खास करके अभी धनिया बहुत ही बढ़िया होगा, तो आप धनिया की मात्रा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, एक सन का डायरेक्शन है वो थोड़ा झुक जाता है, तो जहां पर अगर ज्यादा धूप आती है और गमले कम धूप आती है और गमले धूप के नहीं मिल रहे हैं धूप, तो उसके लिए थोड़ा गमला जो है वो धूप मिनिमम 4-5 घंटे मिल जाए, ऐसा प्रबंध कर दीजिए। बस ये कॉमन कॉमन चीजें भी आप करोगे तो भी आपको जो है 50-60% का सीधा जो है वो फर्क दिखना चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया हितेश भाई, इसमें आपने धनिया के बारे में बताया, धनिया लगा सकते हैं, तो वो किस तरीके से लगाना है हमारे घर के ही धनिया से, वो एक बार आप बता दें सबको। हाँ, अपना घर का जो धनिया होता है ना, उसको हल्का सा ऊपर से हाथ से दबाना है, तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। धनिया में क्या होता है, एक सीड के अंदर 2 सीड रहते हैं। अगर पूरा आप धनिया साबुत डालोगे तो वो उगने में 15 से 18 दिन लेगा, पर अगर आप उसको तोड़ के डालोगे तो वो जो है वो 8 से 10 दिन में उग जाएगा। ये तो पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि धनिया में अगर पूरा सीड डालते हैं तो भी एक ही पौधा उगेगा, और तोड़ के डालोगे तो 2 पौधे उगेंगे। तीसरा, धनिया देर से उगता है तो उसका एक तीसरा रेमेडी भी है कि अगर आप अमृत जल बनाते हो तो उसको आप जो है वो 20 या 25 टाइम डाइल्यूट करके उसमें 1 घंटा या 1.5 घंटा धनिया भिगो दीजिए। या फिर वो नहीं करना है तो साफ पानी ले लीजिए, और साफ पानी के अंदर आप जो अपना धनिया है उसको 4 से 6 घंटा भिगोइए, और उसके बाद हल्का सुखा के 1 आध घंटा फिर सोइंग कर दीजिए, तो आपका 4 से 5 दिन में धनिया जो है वो उग जाएगा। Yes. और ज्यादा और क्वांटिटी जहां पर अगर भी, ज्यादा क्वांटिटी हाँ है तो हम उस पे बेलन भी ऐसे घुमा सकते हैं ना। हाँ, बेलन भी घुमा, हल्का हल्का बेलन घुमा दीजिए, या फिर जो ईटा आता है वो हल्का हल्का ईटा ऊपर घुमा दीजिए, तो भी वो 2 टुकड़े सीड के हो जाते हैं। तो ये 3 रेमेडी करने से धनिया में जो है वो उगने का टाइम जो है वो आधा हो जाएगा। राइट। और हम क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले एक और क्वेश्चन, खास तौर पे तुलसी माता के लिए, अभी उन्हें जैसे सर्दी सहन नहीं होती है, तो वो तुलसी के पौधे के लिए प्लीज बता दें। देखिए, तुलसी के पौधे में सर्दी सहन न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि तुलसी जो है वो देखा जाए तो रसायन है, और उसको न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको उनको हर महीने अच्छा कंपोस्ट खाद देना है। इसके अलावा मैंने जो बताया कि फ्रेश जो छिलके हैं वो फ्रेश छिलके दबा दीजिए। ऐसा है तो चाय की पत्ती है वो हफ्ते में 1 दफे चाय की पत्ती दे दीजिए। अगर लगता है कि तुलसी माँ जो कमजोर पड़ रही है तो चावल का पानी उसमें दे दीजिए, या फिर बचे हुए चावल है तो खड्डा करके बचे हुए चावल को दबा दीजिए। तो थोड़ा ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें ताकत आएगी, क्योंकि उनको सर्दी आते आते उनका जो गमले का न्यूट्रिशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो आधा या
75% खत्म हो गया होता है। दूसरा ये करना है कि उसके ऊपर जो मांझर आते हैं, तो मांझर को आपको पकने नहीं देना है, कच्चे ही मांझर आपको तोड़ लेना है। और कच्चे मांझर तोड़ के आप सीधे भी खा सकते हैं, चाय में भी डाल के खा सकते हैं, या फिर रसोई के अंदर डाल के भी खा सकते हैं। तो उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी। और मांझर आप काटते रहोगे तो तुलसी जो है वो रिनोवेट होता रहेगा, और वो जल्दी जो है वो नहीं सूखेगा। जी। तो जो यहाँ पे गुजराती लोग नहीं है उनके लिए मांजर यानी मंजीरी जो आते हैं, हाँ, हिंदी में मंजरी हम ये बोलते हैं, और वो तोड़ने से घना भी हो जाएगा तुलसी का पौधा। जी। और इसकी एक और रेमेडी भी होती है हमारे ये जो कर्मकांड के अंदर की, और ठंडी के हिसाब से भी हम उसे चुनरी जैसे हम माता को देते हैं ना नवरात्रि में, तो वैसे ही तुलसी भी माता है और उसे चुनरी भी दे सकते हैं। तो ठंडी से भी अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो उससे भी रक्षा होती है। और उसे हल्दी कुंकू भी चढ़ाने की एक प्रथा होती थी। तो हल्दी तो जैसे एंटीसेप्टिक भी हो जाता है ना हितेश भाई, वो भी उसका भी। हाँ, एंटीसेप्टिक भी हो जाता है, और क्या है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत होती है। तो गमले में जब वो हल्दी गिरता है, तो उसकी वजह से उनकी जो है वो सल्फर की और पोटास की जरूरत वो पूरी होती है, क्योंकि हल्दी के अंदर जो है वो सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। राइट, बढ़िया बढ़िया। चलो, इस क्वेश्चन शुरू करने के पहले इसी हिसाब से एक और इसमें वो तोड़ के जो बोलते हैं हम लोग, तो हल्दी की गांठ अब जब डालते हैं तो तुलसी माता को एक तो हमने अमावस, पूर्णिमा और एकादशी के दिन पानी जल नहीं देना होता है। और हल्दी की जो गांठ आती है तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, सात्विक मनोकामना, ये सुबह उठने के बाद, स्नान करने के बाद में आप शुद्ध होके फिर जब जल चढ़ाएंगे तो आप ओम नमो नारायण नाम लेके चढ़ाए और हल्दी की गांठ देके आपकी मनोकामना वहां पे बोल दे। सो ये एक बढ़िया एक इलाज है। और क्वेश्चन आंसर से शुरू करते हैं। उसके पहले ये आपने धनिया का बताया, उसके लिए पूर्वी जी का आया कि हमने भिगो के धनिया को तोड़ना है या तोड़ के फिर भिगोना है। नहीं, पहले तोड़ना है फिर भिगोना है, जी, ठीक है। क्योंकि अंदर भिगोने के बाद तोड़ने जाएंगे तो उसका छिलका ही उतर जाएगा। यस। ये क्वेश्चन हितेश भाई, बनाना लीफ became black and it died, so new tiny shoots have come up, so how to take care of it? देखिए, बनाना में एक तो पोटास ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप बनाना खाते हो तो उनके छिलके वहां पर दबाइए जमीन के अंदर। दूसरा जो है वो आप थोड़ी सी राख उसको दे दीजिए, और वाटर मैनेजमेंट कीजिए आप। अगर ये तीन चीज करेंगे तो बनाना जो है वो हेल्दी हो जाएगा। और थोड़ा उसको हर महीने आप खाद देते रहिए, हम्म। देसी खाद या आपका जो भी कंपोस्ट है वो देते रहिए, और ऊपर से आप मल्चिंग देते रहिए। सर्दी के मौसम में थोड़ा उसको कुछ एक जो हमारे उत्तर भारत के एरिया है वहां पर उसको परेशानी होती है, क्योंकि ठंड में उसको मजा नहीं आता है। हम्म। हाँ, वहाँ की हिमाचल की और वो जो लोकल वेराइटी है वो बढ़िया होती है, रेड बनाना वो सब। हम्म। पर जो हमारे टिश्यू कल्चर बनाना है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उसमें थोड़ा वाटर मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन पपैया ट्री का है कि वो उसको फ्रूट्स आ गए और वो पूरा सूख गया है, तो बाकी के पपैया प्लांट्स के लिए हमने किस तरीके से उसको ध्यान देना है। और नीम और बेल का बायो एंजाइम और गोबर का कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, देखिए, बनाना पपैया अगर आपका सूखा है तो इसका मतलब कि आपका पानी ज्यादा हो गया है। पपैया अगर बहुत पानी कम हो गया तो सूखेगा, या फिर ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो उनमें कॉलर रोट आ जाएगा और वो सूख जाएगा। तो सबसे पहले तो पपैया जो है उसको मीडियम पानी चाहिए, वो एक बात हो गई। दूसरा, उनमें जो फ्रूट आता है तो फ्रूट के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा फ्रूट लगे हैं तो उसको रेगुलर आपको हर महीने जो है वो देसी खाद देना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। या फिर आपको एक महीने में 2 दफे आपको लिक्विड मेन्योर देना पड़ेगा उसको, और हेवी मल्चिंग करके रखना पड़ेगा, ताकि वहां से उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। बहुत बढ़िया। दूसरा, पपीता के अंदर मैंने अगले में भी बताया था कि उसको अगर ज्यादा हेल्प करनी है तो ऐसा क्रॉस के अंदर जो है वो 2 कीले
या 2 अमनी जो मिट्टी का जो होता है टुकड़ा, वो 2 आर पार लगा दे, तो उससे उसकी हेल्थ भी सुधरती है और उसमें पपीते भी ज्यादा आते हैं और उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ती है। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि can we have one session on cultivation of hemp and its regulatory requirements? ये हम हाँ देखिए, हेम्प जो है वो हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में उगाया जाता था, जब अंग्रेज नहीं आए थे तब। फिर अंग्रेजों को अपनी शराब जो बेचनी थी उसके लिए जो है उन्होंने हेम्प पे बैन लगाया, और अभी तक वो हेम्प वाला बैन जो है वो चल रहा है। एक्चुअल में हेम्प जो है वो तकरीबन 150 से ज्यादा प्रकार के रोगों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। खास करके जिनको पेट का प्रॉब्लम है, जिनको दिमागी प्रॉब्लम है और जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है, उन सब में हेम्प जो है वो बहुत ही अल्टी रिजल्ट देता है। खास करके जिनको टीबी है या फिर जिनको अनक्योरेबल होने वाला टीबी बोलते हैं, उसके अंदर हेम का रिजल्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी बेस्ट मेडिसिन है। पर आप कौन से एरिया में, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जहां पर बैन है, हिमाचल प्रदेश में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है पुलिस, दूसरी जगह पर तो आप अगर एक भी पौधा उगा लेंगे तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो मेरी मानिए तो उससे दूर रहिए। इसकी जगह आप जो है वो हेम के सीड मिलते हैं, तो हेम के सीड की आप चटनी बनाकर रेगुलर खाइए, तो भी आपको हेम के पूरे फायदे मिल जाएंगे। इसके अलावा हेम्प के बिस्किट भी मिलते हैं। 2-3 कंपनियां हैं हिमाचल प्रदेश वाली जो हेम्प वाले बिस्किट बनाते हैं, तो वो हेम्प वाले बिस्किट भी आप खा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सारी मात्रा कंट्रोल मात्रा में डाली जाती है, तो उससे आप ये काम कर सकते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज सजेस्ट रेमेडीज फॉर निमाटोड्स अदर देन विनीगर। देखिए, निमेटोड में सबसे पहली बात यह है, एक तो अगर आपकी जमीन रेती वाली है तो निमेटोड ज्यादा होंगे। दूसरी, आपकी सोइल जो है वो बेसिक है तो निमेटोड होंगे। अगर निमेटोड को इजीली आपको दूर करना है तो आपकी जो सॉइल है वो स्लाइट एसिडिक होनी चाहिए, और एसिडिक करने के लिए आपको उसके अंदर ढेर सारा जो है वो कंपोस्ट खाद डालना है, और ऊपर से आपको हेवी मल्चिंग करना है। इसके अलावा अपना जो गेंदे का फूल आता है वो निमेटोड के लिए सबसे बढ़िया है। तो उसके लिए आपको 2 चीजें करनी है। एक तो अगर आपकी क्यारी है तो उसमें आप हर 5 या 10 फीट पे एक एक ज्वार या एक एक मक्के का पौधा लगाइए, और दूसरा, आप हर 5-7 फीट पे एक गेंदे का पौधा लगाइए, और आप जो गेंदा है वो हर 15-15 दिन में लगाइए। जो गेंदा आपने आज लगाया है वो जैसे ही 2 महीने का होगा और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगा, तो वो गेंदे का पौधा आपको उठा लेना है। तो सारे निमेटोड्स जो है वो गेंदे के जड़ों में आ जाएंगे। उसको उठा के बाहर ले जाके उसको जला देना है और उसकी राख वापस डाल देनी है। फिर जो 15 दिन वाला है वो 15 दिन के बाद वाला फिर से उठाना है। तो ऐसा आप रोटेशन अगर 3 महीना या 6 महीना चलाओगे तो धीमे धीमे करके सारे निमेटोड्स गेंदे के जड़ों में आ जाएंगे, और वो गेंदे की जड़ समेत आप उठा उठा कर उसको जला जला के डालते जाएंगे वापस उस राख को, तो आपके निमेटोड जो है वो बढ़िया कंट्रोल हो जाएंगे। दूसरा, निमेटोड के मारने वाले भी निमेटोड मार्केट में अवेलेबल है, जो हार्मफुल वाले निमेटोड्स को खा जाते हैं। तो आप मार्केट से वो जो बेनिफिट वाले जो निमेटोड है उनको लेकर भी अगर आप ड्रेंचिंग करोगे जमीन के अंदर, तो वो आपका फटाफट जो है वो निमेटोड को कंट्रोल कर लेगा। तो आपको निमेटोड की ये 2-3 ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी बस। बढ़िया। हितेश भाई, ये सॉल्यूशन सुनते वक्त ध्यान आया कि हम जो किताब हमारी अभी किताब हमारी वैसे पूरी हो गई है। जो लोग पूछ रहे थे फार्मिंग की किताब, सिर्फ फॉर्मेटिंग चल रहा है। उसमें भी ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं ना? बढ़िया पॉइंट है ये। हाँ कर सकते हैं, हाँ हाँ ऐड कर सकते हैं। एक रह गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलसी का पौधा है, ये सूख जाता है घर में, तो क्या करना चाहिए?
देखिए, तुलसी के पौधे को एक तो बढ़िया 6 से 8 घंटे धूप चाहिए। और दूसरा मैंने बताया, बहुत बढ़िया खाना चाहिए, मतलब कि भर भर पेट खाना चाहिए। अगर ये दो चीज आप देंगे और ऊपर से उसकी जो मंजरी है उसको तोड़ने का काम करेंगे, ये तीन चीजें अगर रेगुलर आप करते हो तो आपका तुलसी का पौधा नहीं सूखेगा। दूसरा, तुलसी के पौधे को थोड़ा पानी ज्यादा चाहिए, तो ओके। वो भी ध्यान रखना है, सीजन के हिसाब से उसमें नमी कम नहीं होनी चाहिए। तो सर्दियों में ज्यादा पानी चाहिए होता है क्या हितेश भाई? हाँ, सर्दी में देखिए, जितना ठंड बढ़ेगा उतना पानी बढ़ेगा। जैसे धूप में 2 टाइम पानी देना पड़ता है, वैसे सर्दी में शाम के टाइम पानी देना होता है, राइट। तो उसको ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोमोग्रेनेट प्लांट हैज सम इंसेक्ट्स, व्हाट टू डू? देखिए, पोमोग्रेनेट के अंदर एक्चुअल में 12 से 15 प्रकार के इंसेक्ट आते हैं। तो अच्छा। उसमें सबसे बढ़िया रेमेडी ये है कि आपका पोमोग्रेनेट जब छोटा छोटा, मतलब कि नींबू के साइज का हो जाए, तो आप उसको अखबार, जो वैक्स वाला पेपर आता है, जो हमारी कलरफुल मैगजीन आती है, उसका वैक्स वाला पेपर है, उसका ऐसे कोन बना ले। और कोन बना के ऊपर से क्लिप मार दे और नीचे से 2 क्लिप मार दे, खुला छोड़ दीजिए। तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार के फ्रूट के ऊपर इंसेक्ट नहीं आएंगे। ये उनका पहला प्रोटेक्शन हो गया। दूसरे प्रोटेक्शन के अंदर आप उसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो। नीम ऑयल, तम्बाकू और आपका हींग का स्प्रे कर सकते हैं। या फिर मैंने जो ऑनियन और लहसुन वाला बताया था उसका स्प्रे कर सकते हैं आप। तो ये कर सकते हैं। फिर चावल का जो पानी है वो आप 1 वीक फर्मेंट करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। अपने केले का जो छिलका है उसको पानी में डाल के आप 5-6 दिन रखिए, और फिर वो आप 10 टाइम डाइल्यूट करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो इनसे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया। नीम, तंबाकू और उसके साथ में एक और चीज आपने कौन सी बताई थी? हींग, हींग। हींग। हींग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट मी नेम्स ऑफ द फ्रूट वेराइटीज टू ग्रो इन पंजाब। पोमोग्रेनेट, जामुन, फिग्स, प्लम, चिकू, पीच आर बेस्ट प्लेस एंड द बेस्ट प्लेस टू बाय। हम्म आप वहां पर किन्नू उगा सकते हैं। आप फिर वहां पर जो है वो पोमोग्रेनेट भी उगा सकते हैं, पर पोमोग्रेनेट में आपको फ्रूट सर्दी में नहीं लगेगा, आपको वो फ्रूट गर्मी में लेना पड़ेगा। फिर अंजीर भी वहां बहुत ही बढ़िया होता है। और इसके अलावा काफी प्रकार की जो फॉरेन वाली बेरी है, वो बेरी भी आप पंजाब में बहुत बढ़िया तरीके से उगा सकते हो। ओके। फिर गुआवा भी आप उगा सकते हो, गुआवा भी बहुत बढ़िया होता है उधर। शत आपका जो किन्नू है, संतरा है, मौसम्बी है, वो भी सारे बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब वहाँ के तो काफी फ्रूट है। मतलब कि गुजरात, इंडिया के दूसरे भाग के मुकाबले वहां पर काफी मात्रा में फ्रूट उग सकते हैं। आके लीचीज भी बहुत फेमस है ना? हाँ, लीची भी बहुत फेमस है वहाँ, मैंगो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम्म। और वो शतूत जो है वो वहां पे अच्छे उगेंगे? हाँ, सहतूत वहां पर आते ही है। मैंने हिमाचल प्रदेश में सहतूत देखे, बड़े वाले सहतूत आते हैं। अच्छा। तो हमारे जो अभी हाइब्रिड सेतुर आ गए हैं, बड़े वाले लाल और बड़े वाले सफेद, वो हम्म। दोनों भी वहां पर हो जाएंगे। और इन पेड़ जो आपने बताए, इनके कौन से वेराइटीज, ऐसे कोई स्पेसिफिक वेराइटीज है जो उगाने चाहिए? और नहीं, वैसे कोई उनकी स्पेशल वैरायटी नहीं है। ओके। क्योंकि आप जब टेरेस गार्डनिंग में उगाते हो तो आपको सारी चीजों की स्पेशल वैरायटीज लेनी पड़ती है। हम्म। अगर आप जमीन में उगा रहे हो तो आपको कोई स्पेशल वैरायटी की जरूरत नहीं है। ओके। बस ध्यान ये रखना है कि पंजाब के अंदर आप जितना हेवी मल्चिंग करके रखोगे हम्म। उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में वहां दोपहर तक तो जो है ओस गिरती है और पूरा धुम्मस रहता है। तो दोपहर तक तो सनलाइट मिलती ही नहीं है। हम्म। तो ऐसे में आप जमीन को ढक के रखोगे तो जमीन गर्म रहेगी, हम्म। और उसकी वजह से पौधे को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पौधों के पत्तों में वो सफेद लाइन दिख रही है, तो हाँ, क्या करना चाहिए? देखिए, वो जो है उसको गुजराती भाषा में पान कोरिया बोलते हैं।
इंग्लिश में उसको लीफ माइनर बोलते हैं। वो एक छोटी प्रकार की इली होती है। अगर दो चार पत्तों में है तो उन पत्तों को काट के आप जो है वो डस्टबिन में डाल दीजिए या बाहर फेंक दीजिए, तो उससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर ज्यादा है प्रॉब्लम तो आप उसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का आप एक एक हफ्ते में 2 बार अगर स्प्रे करते हो तो उससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। नीम ऑयल के अंदर अभी इफ्को कंपनी का नीम ऑयल बहुत बढ़िया आता है, और वो 1 लीटर में 5 ml डाल के आप स्प्रे करोगे तो उसका आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बढ़िया। नेक्स्ट इज, मैंने नींबू का बायो एंजाइम बनाया है, तो बायो एंजाइम बन गया है। अब उसके नीचे का जो नींबू का छिलका है उसका क्या करना है? उसको आप गमले में दबा दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, या नेक्स्ट बायो एंजाइम में डाल दे, छान के आप बायो। हाँ, नेक्स्ट बायोएंजाइम में डाल दीजिए तो भी चलेगा। एंड हाउ टू सेव द फ्रूट्स एंड बर्ड्स फ्रॉम द स्क्विरल्स? देखिए, उसके लिए मैंने जो आपको बताया कि पेपर से आप उसको कवर करिए, वो सबसे बड़ा उसका इलाज है। कि वैक्स वाला पेपर से आप कवर कर दोगे तो वहां पर स्केवरल नहीं आएगी। अगर आपके कैचमेंट में है, मतलब कि आप उस वहां तक पहुंच सकते हैं तो। और दूसरा, जहां पर स्केवरल ज्यादा है वहां पर नीचे आप ऑनियन और लहसुन बो देंगे तो स्केवरल है जो वो अपने आप, चूहा है स्केवरल है, वो सब भाग जाएंगे, पिछले दो इसमें हम। क्योंकि उनको ये चीज पसंद नहीं है। राइट, ठीक है। आई थिंक लास्ट दो सेशंस में भी यही यही हमने क्वेश्चन लिया था। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्लावर्स ऑफ द लेमन ट्री डिड नॉट कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स। I have to give stress again to the lemon tree to get the flowers, or what to do? Please suggest. It is in the 24 inches grow bag in the window grill. देखिए, उसके अंदर जो है वो वाटर मैनेजमेंट एक तो इम्पोर्टेंट है। कि जब आपके फ्लावर स्टार्ट होते हैं तो बहुत ही मीडियम पानी देना है। पानी बढ़ना नहीं चाहिए, अगर पानी बढ़ गया तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ ले लेगा। दूसरा, जब फ्लावर आ रहा है और कोई भी उसकी जो टहनी है उसमें से पत्ते निकलते हैं या नई टहनी निकलती है, तो वो टहनी अगर आपकी 3 या 4 इंच की होती है तो उसको पिंचिंग कर दीजिए। दूसरा, वहां पर मैंने पहले भी बताया था कि भाई आप बनाना का लिक्विड वहां पर इस्तेमाल कीजिए, या ऑनियन और लहसुन का लिक्विड जो है वो एक एक हफ्ते में आप दीजिए, तो उससे उनका पोटास और सल्फर की मात्रा बढ़ेगी, तो वो अपने आप जो है वो फ्रूट बेयर करना चालू करेगा। बढ़िया। एक और, मेरे घर में एक जगह पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, डे लाइट बहुत अच्छी आती है, ऐसे जगह पर क्या लगाया जा सकता है? देखिए, वहां पर तो जो छांव में होने वाली चीजें, ये ब्रोकोली और ये सब है, वो थोड़ा हो पाएगा। पर अगर बिल्कुल सनलाइट नहीं आ रहा है तो थोड़ा मुश्किल होता है। आप पालक धनिया वो थोड़ी चीजें कर सकते हैं, मतलब कि धनिया हो जाएगा, मेथी हो जाएगी, वो हल्का हल्का हो जाएगा। बाकी जो चीजें है वो होना थोड़ी मुश्किल होती है। बाकी तो इंडोर वाले जो 100 पीस के प्लांट है वो बढ़िया हो जाएंगे। राइट। और ये भी ना, लेमन ग्रास और पान ये सब लगा सकते हैं ये। हाँ, वहां पर आप ब्लैक पेपर है, लेमन ग्रास है, पान है, वो सब बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो इनफैक्ट यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी टच कर सकते हैं, तो मैं सभी को ये जानकारी भी दे दूं कि हम 2 साल से किताब लिख रहे थे, हितेश भाई ऑडियोज भेजते थे, मैं कन्वर्ट करती थी इंग्लिश में, तो टेरेस गार्डनिंग का, नेचुरल फार्मिंग का ये किताब पूरी हो चुकी है, फॉर्मेटिंग अभी सिर्फ चल रही है। इसके अंदर हितेश भाई आपने जो बताया था वो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट्स जो आते हैं वाइट ब्लू कलर के, तो जहाँ हाँ। लाइट कम है तो ये भी लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी अगर आप थोड़ा बता देंगे सभी को। हाँ, देखिए, 3 प्रकार की लाइट आती है। ब्लू लाइट आती है, रेड लाइट आती है, और व्हाइट लाइट आती है। तो ये तीनों लाइट का अगर कॉम्बिनेशन आप करते हो तो उससे जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है वो आपका लाइट का प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। पर उसमें दिक्कत ये है कि ये सारी यूवी लाइटें आती है, तो आप इसको तभी चला सकते हो जब आपकी वहां पर फिजिकल हाजिरी ना हो, या फिर आप जो है वो उसको रात को चलाइए। और उसमें भी आपको ध्यान रखना है
कि दिन को आपको व्हाइट लाइट चलानी है और रात को आपको ब्लू या रेड व्हाइट लाइट जलाना है। तीनों लाइट साथ में नहीं जलाना है। लाइट को अलग अलग टाइम पे जलाना है। जैसे कि ब्लू लाइट जो है वो प्रोडक्टिविटी वाली लाइट है। व्हाइट लाइट है वो फ्लावर बूस्ट करने वाली लाइट है। और जो रेड लाइट है वो फ्लावर को लाने वाली लाइट है। तो इस तरह से आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके भी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। पर यूवी लाइट है तो आपकी आंखों को परेशान करेगी। तो ये खास ध्यान रखना है कि आप लोगों की वहां पर जब फिजिकल हाजिरी ना हो तभी वो लाइट वहां पर चालू रहनी चाहिए। और इन लाइट से अगर आप फ्लैट के अंदर भी कुछ भी ग्रो करना चाहे तो फ्लैट के अंदर जो कमरा है उसमें भी आप बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाएंगे। इनफैक्ट बहुत लोगों के ये सिटीज में ये क्वेश्चन होते हैं कि सनलाइट नहीं मिलती है, तो ये एक तरीका है कि हम लोग इससे कर सकते हैं। और किताब में भी डिटेल में इसके बारे में जिक्र किया है। हितेश भाई, कुछ अभी चैट में हमने जो बातें की है उसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस है। कच्ची हम्म। हल्दी के छिलके भी हम लोग तुलसी में मल्च कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसको दबाइए, मल्च नहीं करना है, मल्च के नीचे दबाना है उनको। हाँ, एक और क्वेश्चन वो भी किसी का था कि मल्च के ऊपर डालना है या नीचे डालना है ग्रीन छिलके, तो वो भी उत्तर यही है। देखिए, सर्दी के मौसम में मल्च के नीचे डालने हैं। बारिश के मौसम में अगर डालने हैं तो ऊपर डालने हैं। और गर्मी के मौसम में डालने हैं तो आप कंडीशन के हिसाब से नीचे ऊपर दोनों जगह डाल सकते हैं। राइट। माय धनिया स्टेम्स आर वीक, तो क्या करें? या तो आपका आपका सनलाइट कम पड़ रहा है उसको, या फिर आप पानी ज्यादा दे रहे हो। राइट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वाटर मैनेजमेंट, ऐसा एक क्वेश्चन है। वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट मतलब कि किसको कितना पानी चाहिए और किसको कितना पानी देना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका 90% जो इंसेक्ट या दूसरे सारे प्रॉब्लम है उनका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका पानी का मैनेजमेंट है। अगर आप अच्छी तरह से पानी का मैनेजमेंट करोगे तो आपका जो है वो ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो वाटर मैनेजमेंट से ही सॉल्व हो जाएंगे। आई थिंक पिछले बार भी हितेश भाई ने बताया था कि जैसे केले को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पपई को कम पानी की जरूरत होती है, तो हाँ। जैसी जरूरत है वैसा दे, ऐसा। हाउ टू टेक केयर ऑफ पोटैटोज इन द ग्रो बैग्स, हितेश भाई? देखिए, पोटैटो को ग्रो बैग में ज्यादा कुछ टेक केयर करने की जरूरत नहीं होती है। पर जब आप पोटैटो उगाते हैं तो उसके अंदर आप जो है वो कुछ एक मात्रा में राइस हस्क है वो उसमें मिक्स कीजिए मिट्टी के अंदर। और दूसरा, अगर आपके पास रेड वाली सॉइल है तो रेड वाली और ब्लैक वाली सॉइल आप उन दोनों को मिक्स कीजिए 50-50%। और उसमें कम से कम 20 से 30% जो है वो कंपोस्ट खाद डालिए। फिर आपको लगा के उसके ऊपर हेवी मल्चिंग कर दीजिए। और मीडियम पानी आप उसको देते रहिए। ज्यादा पानी नहीं देना है, मीडियम पानी देना है। तो आपके पोटैटो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाएंगे। इसमें वो कोकोनट के जो ऊपर के बाल आते हैं वो भी डाल सकते ना, और जो भूसा आता है वो भी डाल सकते? वो थोड़ा दीदी, अगर कंपोस्ट वाला डाले तो मतलब कि 1 साल इस्तेमाल करने के बाद वाला अगर डालेंगे ना तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। वरना वो क्या है कि पोरोसिटी ज्यादा बढ़ा देता है। तो उसकी वजह से आलू को जो है वो ग्रो होने में दिक्कत आता है। अच्छा, ओके, ठीक है। और कैन वी ग्रो मकाई इन दिल्ली इन दिस सीजन? हाँ बहुत, अभी तो बहुत बढ़िया मक्का होगा। आप अमेरिकन मक्का कीजिए, देसी वैरायटी के काफी मक्काज आते हैं। और मक्का में तो अभी अलग अलग कलर के भी देसी सीड बहुत सारे मिल रहे हैं। तो ओके। वो जो भी आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। आपका गमले में भी होगा और आपका क्यारी में भी होगा। बस शर्त ये है कि भुट्टा लेने के बाद भुट्टे के जो दाने हैं वो आप खा लीजिए। भुट्टा और पूरा जो पौधा है मक्के का वो सोइल को वापस दे दीजिए। वरना जिस गमले के अंदर आपने मक्का उगाया होगा उसकी ज्यादातर जो न्यूट्रिशन है वो अकेला मक्का उठा लेगा। हम्म, ठीक है।
और एक क्वेश्चन है कि माई लेमन ट्री प्लांटेड इन द ग्राउंड हैज गिवन ओनली वन फ्रूट सो फार एंड दिस टू इजंट ग्रोइंग एंड द एज ऑफ द प्लांट इज अराउंड 4 years. देखिए 4 या 5 साल से जो है वो लेमन आना चालू होता है। तो अभी आपका लेमन आने का टाइम हो गया है। अभी पर अभी मैंने जो बताया उसके हिसाब से आप अभी भी ट्रेस दे सकते हो। अभी उसको वाटर ट्रेस दे के फिर आप उसको फ्लावरिंग में लाएंगे तो वो जो है वो आपको फ्रूट देना चालू कर देगा। ओके. एंड कैन वी डू मल्चिंग विद द व्हीट हस्क दैट द कैटल ईट? यस. हाँ, आप तो जो है ना कुछ नहीं, अगर आपके पास है ना तो आपको क्या करना, लेमन ग्रास आप घर में उगा लीजिए गमले में, या फिर आप जो है वेटिवर उगा लीजिए, या कहीं पर भी बाहर कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग कम आते जाते हैं, तो वहां वेटिवर के 2-3 पौधे डाल दीजिए। उसको कोई केयर की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप उगता रहेगा। हर 2 महीने में या 3 महीने में एक बार जाके वेटिवर के पत्ते काट के आपको ले आने हैं। ओके, बढ़िया. और ये हाउ प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू पुट द क्रॉस इन द पपैया ट्रीज. उसमें होल करना है आपको, किसी भी सरिया से या खील से बड़ा वाला होल कर देना है बीचों बीच। ऐसे 3 इंच की जगह छोड़ के जमीन से आपको 4 या 6 इंच ऊपर आना है। फिर एक ऐसे कील लगाना है और उसके ऊपर 4 इंच पे उसको क्रॉस में एक कील लगाना है। 2 कील लगा दीजिए, या फिर उसमें होल करके आप मिट्टी का कोई भी बर्तन आता है उसका भी टुकड़ा डाल दीजिए, तो उससे बढ़िया वाला रिजल्ट मिलेगा आपको। बढ़िया. हितेश भाई, ऑफ द ट्रैक जस्ट याद आया कि ये डायग्राम्स हम लोग वो किताब में भी दे देंगे, ये इन चीजों के. हाँ विल बी हेल्पफुल. यस. राइट. सो कैन वी ग्रो सम वेजिटेबल्स इन द सेम पॉट एज एलोवेरा? हाँ, एलोवेरा के साथ भी आप वेजिटेबल डाल सकते हैं। ओके, ऑल राइट. पर उसमें जिसको कम पानी चाहिए वो डालना है, क्योंकि एलोवेरा में अगर आपने ज्यादा पानी दे दिया तो अभी सर्दी में एलोवेरा के पत्ते खराब हो जाएंगे, उसके ऊपर फंगल लग जाएगा। ओके, ओके, ठीक है. एंड वेटिवर कहाँ से? वेटिवर ये हमने लगाए थे 4-5 साल पहले, तो वो बहुत सारे अभी उग. आ, तो दीदी 1 मिनट, जरा फोन आ रहा है घर से। ठीक है. तो आई थिंक वैसे भी 1 ही मिनट बचा है, और किसी को अगर कुछ कहना हो तो हम ले सकते हैं. चलिए, हम लोग प्रार्थना से समाप्ति करते हैं. प्रार्थना मुद्रा. प्रार्थना भाव, कृतज्ञ भाव. लंबी गहरी सांसें लेकर हम शुरू करेंगे. आ सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. यस, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग हितेश भाई. तो प्रार्थना ले ली, और यस, किताब फाइनल स्टेज पे है अभी. और ये जो चैनल है, चैनल का लिंक दिया है ग्रुप में, ये आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दे, तो जब भी रिकॉर्डिंग उस पे अपलोड हो जाएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आ, शुभ रात्रि सभी को. धन्यवाद हितेश भाई. शुभ रात्रि. प्रणाम जी, प्रणाम.